जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भैले व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एक निरंतरता के साथ चल रही होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो भी वीडियो मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं उसको आप एक निरंतरता के साथ उसको देख पा रहे होंगे। और इंडियन पॉलिटी को लेकर के जो आपके अंदर एक समस्या उत्पन्न हो रही थी कि कैसे इस चीज को समझा जाए, ये चीजें कितना जटिल है, इस चीज को मैंने काफी हद तक आसान बनाने का प्रयास किया है। अब आपका काम है कि इस चीज को और अच्छे से बार बार चीजों को समझना, देखना, अपने खुद के नोट्स बनाने, ये सारी चीजें जो होती है वो जनरल एक्टिविटी होती है। वो इन जनरल जितने भी अभ्यर्थी होते हैं सिविल सर्विसेज का जो प्रिपरेशन करते हैं वो लोग इसका काम करते हैं और प्रिपरेशन भी करते हैं। तो लगभग आज जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो चीजें सीखने का प्रयास करेंगे वो है आपका चार्टर एक्ट 1833 का। अब तक हम लोगों ने लगभग 3-4 एक्ट को समझने का प्रयास किया है और उससे संबंधित जो भी उसके फैक्चुअल डेटा थे उसको मैंने बताने का प्रयास किया। आज 1833 पर चर्चा करेंगे और ये चीजें क्या है, ये है आपका स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कि भारत जो देश है यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो डेवलप की गई आखिर रूपरेखा अचानक से लगभग जो हम पढ़ते रहते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, संविधान सभा बना और संविधान सभा ने इतना समय देने के बाद 26 नवंबर 1949 को लगभग फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कर दिया और उसको लागू 26 जनवरी 1950 को कर दिया गया। ये इतनी चीजें आसान नहीं थी, ये सारे इसके बैकग्राउंड है और ये सारे चीज उसके आधार हैं जिसका यूज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान सभा में इसका प्रयोग किया और बहुत सारी चीजें इसमें उसमें इन्वॉल्व किया और हमारा संविधान तैयार हुआ। तो इसलिए इन सारे जो जर्नी है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इसको समझना ईच एंड एवरी पर्सन के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ हम एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो उसको लेकर के हमें पढ़े, नहीं। इन जनरल अगर आपको अपनी एक बेसिक नॉलेज को डेवलप करना है तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि आखिर जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार के स्टेज थे डेवलपमेंट होने का, उसको मतलब इस जो भी इस प्रोसेस है उस सारे प्रोसेस के माध्यम से आप लोग समझेंगे। और देखिए, तो अब मुद्दा ये है कि लगभग इस 1833 का जो एक्ट था, इससे पहले हम लोगों ने 1813 का एक्ट पढ़ा। 1813 के कुछ चीजों को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, आपको याद भी होंगे कि लगभग जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया गया था। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि 2 चीज पर उनकी मोनोपोली थी। एक इंडिया में टी ट्रेड पर यानी चाय की उनका व्यापार था और चाइना में इनको मोनोपोली थी कि चाइना में सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेड करेंगे वह ट्रेड सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ही करेंगे। तो लगभग आप इस चीज को समझेंगे कि आने वाले समय में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वह प्रयास ये करेगी कि लगभग आने वाले समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने राइट्स हैं उसको कम किए जाएं। तो आने वाले समय में लगभग 1833 का जो एक्ट होगा उस 1813 में जो यहाँ से COD और BOC जो अपना रिपोर्ट बना करके जो भेजेंगे उसके आधार पर 1833 का एक्ट बनेगा। तो लगभग जो 1813 का एक्ट जो था उस 13 के एक्ट में जो मोनोपोली जो 2 थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक चाय पे और एक चाइना के केस में कि वहां पर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर सकती है, इसको 1833 के एक्ट में पूर्णतः खत्म कर दिया गया। पहला आप चीज कंफर्म हो जाएंगे। दूसरा चीज, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया कि जो एक्ट था, एक्ट का काम था कि लगभग एक ड्यूरेशन के साथ एक्सटेंड कर देना। जैसे 1813 के बाद 1833 का एक्ट आया, तो लगभग इस 1833 के एक्ट में भी ये बातें लिखा गया कि आने वाले समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ऑथोराइजेशन है उसको 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। यानी हाँ चलो, तुमको पूर्णतः अभी खत्म नहीं कर रहे हैं, अब तुम्हारे जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें जो अगर बदलाव करना होगा, किस प्रकार के चेंजेस करना है ब्रिटिश पार्लियामेंट को, इसकी बात वो लोग 1853 के एक्ट में करेंगे। एक ये बात हो गई। लेकिन यहाँ एक फैक्चुअल डेटा है जो इन जनरल
हमारे बुक वगैरह में नहीं मिलता है, उसको भी थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूंगा। इस जो चार्टर एक्ट 1833 का एक्ट है, इसको सेंट हेलेना एक्ट के भी नाम से जानते हैं। तो आखिर ये सेंट हेलेना एक्ट इसका नाम क्यों पड़ा, क्या कहानी है इसका, तो इसको भी थोड़ा सा जानते हैं। थोड़ा सा इसका हिस्ट्री है, और हिस्ट्री है थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री से इसको जोड़ने का मैं प्रयास करता हूँ। आपने दो कॉन्टिनेंट देखे होंगे, एक साउथ अमेरिका और एक अफ्रीका, और इनके बीच में एक ओशियन है जिसको बोलते हैं अटलांटिक ओशियन। उसी अटलांटिक ओशियन में एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं सेंट हेलेना। वो इतना छोटा है, अगर लगभग मैं उसकी अगर डायमेंशन की अगर बात करूं तो लगभग 16 किलोमीटर इंटू 8 किलोमीटर, इससे ज्यादा उसके मतलब डायमेंशन है नहीं। और लगभग एक डेटा के अनुसार यहाँ पर लगभग 4,4500 के आसपास लोग रहते हैं। यहाँ मैं उस चीज को कोट करने का प्रयास किया। अब मुद्दा ये था कि ये जो लिंक था अटलांटिक ओशन, वह एशिया और यूरोप को जोड़ने का रूप था। याद कीजिएगा, यहाँ पर जब आप मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ते हैं आपको बताया जाता है कि केप ऑफ गुड होप यहाँ पर एक है जगह अफ्रीका में, और वहीं पे लगभग इसी क्षेत्र से होते हुए लगभग जितने भी, चाहे वो पुर्तगाली हों या स्पेन के हों या डच हों, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हों, सब लोग इसी रास्ते से होकर अटलांटिक ओशन होते हुए यहाँ से केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत में उन्होंने अपना एंट्री किया। लेकिन पैसिफिक क्या बोलते हैं कि ये अटलांटिक जो ओशन है, ये अटलांटिक ओशन काफी बड़ा ओशन माना जाता है। तो इस ओशन में आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में ही एक आइलैंड है जिसको सेंट हेलेना आइलैंड कहा जाता है। तो इस पर जो भी कंपनियां थी यूरोप की, ये सारे कंपनियां जाते समय अपने जहाज को रेस्ट करते थे, लोग रुकते थे और फिर मतलब अपने देश चले जाते थे। फिर उधर देश से आते थे, फिर इस पर रेस्ट करते थे, फिर इंडिया चले जाते थे, या अदर भी उनके जो भी अपने दूसरे कंट्री में अपने अगर कुछ ट्रेड हो रहे हैं तो वहां पर वो लोग करते थे। सबसे पहले अगर देखा जाए सेंट हेलेना आइलैंड पर, तो पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा किया, और एक समय है लगभग 1659 के आसपास पुर्तगालियों से इस क्षेत्र को छीन लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और ईस्ट इंडिया कंपनी से लगभग आप देखेंगे कि 1673 में जब डच आएंगे तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लेंगे, और फिर लगभग आप देखेंगे कि 1673 के बाद इस आइलैंड पर फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना आधिपत्य हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसी सेंट हेलेना आइलैंड को ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उसको एक एक्ट के माध्यम से वह अपना बना लिया, वह अपना नेशनलाइजेशन कर लिया, जिसके वजह से मतलब इस एक्ट में इसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है इस सेंट हेलेना आइलैंड का। इसलिए कहीं कहीं एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि सेंट हेलेना आइलैंड एक्ट कौन से एक्ट से संबंधित है, तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत हो जाती है। इस सेंट हेलेना आइलैंड वही है जो 1815 के आसपास नेपोलियन बोनापार्ट को वहां रखा जाएगा, जो ऑस्ट्रिया की ट्रीटी होगी। आप में से कुछ लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो ये चीजें आपको पता होगा। और लगभग 1815 से लेकर लंबा समय तक 1821 तक वह रहेगा नेपोलियन बोनापार्ट, और इसी आइलैंड पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब चीजें आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या है, कैसे है, इसकी कहानी यहाँ से क्यों जुड़ रही है। चलिए, ये तो मतलब कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थे, इसको मैंने बताया। दूसरा, अब इस एक्ट में आते हैं कि क्या चीज है। आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे बीओसी और सीओडी हुआ करते थे, तो लगभग आप जब बीओसी को देखेंगे तो उसका काम था, जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसका काम था कि जो भी पॉलिटिकल सिस्टम जो चल रहे हैं उनका मॉनिटर करना, और जो सीओडी था उसका काम था जो ट्रेड संबंधी जो भी चीजें चल रही है उसका मॉनिटर करना, इनका रिपोर्ट ब्रिटेन में पहुंचाना। अब चूंकि यहाँ पर ट्रेड का राइट कुल मिलाकर के अब ब्रिटेन के पास चला गया, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है उनके पास चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कुछ नहीं रहा। तो यानी कहने का मतलब है कि अब सीओडी और बीओसी आपस में मर्ज हो जाएंगे। मर्ज इन द सेंस दोनों रहेंगे, लेकिन दोनों का काम अब ये होगा कि पॉलिटिकल सिस्टम को मॉनिटर करना, कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलाए जा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, और उसको ध्यान रख करके इनसे संबंधित जो भी रिपोर्ट होगी उसको रिपोर्ट को तैयार करके ब्रिटेन भेजना इनका दायित्व बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको क्लियर होगी। लगभग और बात करें तो लगभग
ईस्ट इंडिया कंपनी जो होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी का काम अब सिर्फ और सिर्फ भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डेवलप करना होगा, यानी प्रशासनिक व्यवस्था को देखना ईस्ट इंडिया का काम होगा। और जब आप भी सोचेंगे कि आखिर जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ही जब ये देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, जब ट्रेड नहीं करेंगे तो इनकी शासन व्यवस्था यहाँ कैसे चलेगी, इनके खर्चे कैसे चलेंगे। तो इसके लिए जो पॉलिटिकल सिस्टम में ही इन लोगों को कुछ अथॉरिटी दिया गया कि हाँ पॉलिटिकल सिस्टम के तहत आप कुछ टैक्स वगैरह लगा सकते हैं अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मतलब जिस प्रकार की अगर कुछ फाइनेंशियल टैक्स लगाने की जरूरत पड़े तो आप लगा सकते हैं। यही अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि लगभग हो क्या रहा था कि लगभग 1833 के एक्ट से पहले जितने भी छोटे छोटे जो प्रोविंस थे, जैसे मैं मद्रास प्रोविंस की बात करूं, बम्बई प्रोविंस की बात करूं, ये जितने प्रोविंस थे वो लोग कानून बनाते थे अपने, और कोलकाता प्रोविंस भी अपनी कानून बनाती थी। तो लगभग किसी खास टॉपिक पर लेकर के सारे लोग आपस में आकर के टकरा जाते थे, तो इसमें समस्या होता था। तो इसको लेकर के गवर्नर जनरल जो था, उस गवर्नर जनरल के पावर में इजाफा किया गया। और याद कीजिएगा कि 1800 जब हम 13 का एक्ट पढ़ रहे थे, और 1813 से पहले ईस्ट इंडिया एक्ट पढ़ रहे थे, उसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर हुआ करते थे, उसकी एक संख्या कम कर दी गई थी 3। तो इस एक्ट के माध्यम से जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होगी उसमें एक नया मेंबर को ऐड किया गया, यानी गवर्नर जनरल प्लस एक मेंबर ऑन। अब ये 4 लोग मिल करके ये पूरे भारत के लिए कानून बनाएंगे। यानी आसान भाषा में कहूं तो 1833 के एक्ट को आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम को सेंट्रलाइज करने का प्रयास किया गया। यानी अगर देखा जाए तो लगभग चाहे वो मद्रास प्रोविंस हो या आपके बम्बई प्रोविंस हो, अब उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं रही कि वह अपने प्रोविंस संबंधित कोई कानून बनाएंगे। अब कानून बनाने का जो राइट था वह चला गया गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसके हैंड में। अब ये चौथा मेंबर जो होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, वह मेंबर होगा एक जिसको नॉलेज है लॉ के विशेष, मतलब कानून व्यवस्था की जिसकी अच्छी जानकारी है, उसको एक चौथा मेंबर बनाया जाएगा। और ये चौथा मेंबर जस्ट वन टाइप ऑफ लॉ कमीशन, विधि आयोग टाइप का होगा, एक्सपर्ट होगा विधि का, और मतलब गवर्नर जनरल को चीजें बताएगा कि हाँ इस प्रकार के कानून बनाए जाने चाहिए, इस प्रकार के सिस्टम चलाए जाने चाहिए, ये चीजें वो सपोर्ट करेगा, ये चीजें वो बताएगा। और भारत में जो लॉ कमीशन का जो पहला मेंबर या एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो चौथा मेंबर जो आया तैयार होकर के, उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। उसी मैकाले की नीति आज तक पढ़ा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा चीजें क्लियर हो रहे होंगे। आगे अगर मैं बात करूं इसी एक्ट के माध्यम से, पहले जिस प्रकार मैंने बताया कि पहले गवर्नर होते थे हर प्रोविंस के, उसके बाद उस गवर्नर जनरल कहा गया किसके, बंगाल के। इस एक्ट के माध्यम से अब गवर्नर जनरल का में कुछ पदोन्नति किया गया और उसको कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक होंगे। और ये बंदा अगर खासकर मैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर बात करूं तो एक प्रकार का लिबरल इंसान था, और इसकी जो मतलब एक मानसिकता थी वह थोड़ा सा कुछ डिफरेंट था औरों के कंपेयर में। यह सोशल रिफॉर्म की भी बात करता था। इसमें अलग तर्क है कि कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि मतलब ब्रिटिशरों की कुछ ना कुछ अपनी एक चाल थी जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा था। खासकर आप देखेंगे कि अपने समय में खास करके दासिज्म हो गए, मतलब दास प्रथा हो गए, सती प्रथा हो गए, इस पर उसने सुधार लाने का प्रयास किया। और इसी के समय में भी भारत में सोशल रिफॉर्म चल रहे थे, समाज सुधार आंदोलन चल रहे थे। और उस समय भारत में जो प्रमुख जो भूमिका निभा रहे थे राजा राम मोहन राय थे। तो एक कुछ डेटा ऐसा बताते हैं कि राजा राम मोहन राय हो या लॉर्ड विलियम बेंटिक हो, इन दोनों की केमिस्ट्री ठीक ठाक बैठती थी। और लगभग 1833 के आसपास कुछ सुधार भी हुए दासिज्म को लेकर के,
लगभग ऐसा माना जाता है कि लगभग इस एक्ट के माध्यम से दासिज्म को खत्म करने की बात की गई, लेकिन पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ। ये लगभग 1843 के आसपास दासिज्म को पूर्ण रूप से खत्म करने की बात की गई, लेकिन 1833 में प्रयास तो किया गया, लेकिन जिस प्रकार के एक अचीवमेंट देखा जाए उस प्रकार के अचीवमेंट नहीं थे। आप लोगों में से बहुत लोग ये भी कहेंगे कि 1843 वर्ष के बाद क्या दास प्रथा खत्म हो गई? तो उसका जवाब है कि मतलब अगर आप ग्राउंड स्तर पर देखेंगे तो आज भी कई जगह ऐसे हैं कि इस प्रकार की चीजें देखी जाती है, लेकिन कुछ डेटा के अनुसार आप चीजों को समझें तो लगभग इस चीजें में काफी सुधार आया है, और इसमें जो हमारा देश है आज के समय में तरक्की करने का प्रयास कर रहा है। इस पर ज्यादा से ज्यादा सुधार करने की बात की जा रही है कि चीजें ज्यादा से ज्यादा सुधार किया जाए, लोगों के जो भी राइट्स हैं उनको राइट्स मिले और हर आदमी एक डिग्नाइट लाइफ जीने का भी प्रयास करे। चलिए, तो लगभग आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि क्या चीजें था। और दूसरा ये चीजें था कि लगभग जो गवर्नर जनरल के जो एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थे, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा अब जो कानून बनाया जाता था उसको एक्ट कहा जाने लगा। अब बोलेंगे तो पहले क्या कहा जाता था? इसको रेगुलेशन कहा जाता था। 1833 के जो एक्ट आया, इसके बाद से जो कानून गवर्नर जनरल और इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बनाएंगे, दैट मीन्स उसको एक्ट कहा जाएगा। क्यों एक्ट कहा जाएगा? इसकी भी एक कहानी है। कहानी ये है कि लगभग एक गवर्नर जनरल और इसके काउंसिल के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं, जो कानून बनाएंगे, ये कानून यहाँ से पास होने के बाद आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी जाएगी, और ब्रिटिश पार्लियामेंट इस कानून को वहां पास करेगा, तब ये चीजें यहाँ भारत में लागू हो जाएगी। तब देखिए यहाँ पर भी वो चीजें डिस्कस हो रहा है, उस चीज को फिर से एक्सटेंड करके भेजा जा रहा है ब्रिटेन, और ब्रिटेन में भी इसका डिस्कशन होने के बाद फिर वह कानून बन रहा है। दैट मीन्स आप कहेंगे कि हाँ, यह एक अच्छी व्यवस्था मानी जा सकती है और इसको एक्ट कहा जाएगा। आप देखेंगे कि लगभग ये प्रयास किया गया कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने का प्रयास किया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित अगर कोई इंसान है, उसमें अगर प्रमोशन करना है या किसी पोस्ट पर उसको आज के भाषा में जॉब मान लीजिए, जॉब की क्राइटेरिया में उसको फुलफिल करना हो, तो उसको किसी भी तरीके से, चाहे आप देखेंगे कि कास्ट, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा के आधार पर आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप देखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक कुछ डिफरेंट इंसान था, वो कुछ चीजें सुधार करना चाहता था, और उसी की ही प्रपोजल था जो इस प्रकार की चीजें करने का प्रयास किया गया। लेकिन उसमें जो सीओडी जो थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उन्होंने बहुत इस पर बवाल किया और इस मुद्दे को पास ही नहीं होने दिया। तो लगभग चर्चाएं तो हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर के ये चीजें पास इन जनरल हुआ नहीं। और लगभग कोशिश किया गया इनके समय में कि जो दासिज्म वगैरह हैं उनको खत्म किया जाए। तो लगभग मैं उम्मीद करता हूं कि 1835 का जो एक्ट है आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में सिर्फ एक ही एक्ट की बात करेंगे, कल मेरा प्रयास रहेगा कि 2 एक्ट किया जाए, क्योंकि एक एक्ट को पढ़ेंगे तो ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा चीजें। कोई हमारे पास जल्दीबाजी नहीं है, चीजों को अच्छे से समझना है। जब चीजों को समझेंगे तब जाके आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अगर किसी प्रकार की अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, आपको लग रहा है कि चीजों को थोड़ा सा और बेहतर किया जाए, तो आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्योंकि मुद्दा ये होता है कि अगर कोई मतलब सजेस्ट करता है तो चीजें समझ में आती है और इंसान उस पर काम करता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। हमेशा प्रयास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टडी करिए, अपने आप को पॉजिटिव बना के रखिए। जब तक आप पॉजिटिव बना के नहीं रखेंगे, प्रिपरेशन संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती हैं। चलिए, थैंक यू।